स्वागत है आप सभी का हमारा खास कार्यक्रम नया सवेरा लेकर हाजिर है। मैं हूं कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी आंचल। बिल्कुल, और हमने एक नई कोशिश शुरू की है आपके लिए और इस अंक को आज हम आरंभ कर रहे हैं कल की तरह हितोपदेश के सुभाषित से। आइए सुनते हैं। शास्त्राण्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खाः यस्तो क्रियावान् पुरुषः स विद्वान् सुचिन्तितं चौषधमातुराणाम् सुचिन्तितं चौषधमातुराणाम् न नाममात्रेण करोत्यरोगम् न नाममात्रेण करोत्यरोगम्। बिल्कुल, और इस श्लोक का अर्थ है शास्त्रों का अध्ययन करने पर भी कई बार लोग मूर्ख ही रह जाते हैं। वस्तुतः विद्वान वही है जो शास्त्रों में बताए हुए ज्ञान को व्यवहार में लाता है, उपयोग में लाता है। क्यों आंचल? बिल्कुल, और जिस प्रकार औषधि के सेवन से रोगी स्वस्थ हो पाता है, ना कि औषधि का नाम मात्र लेने से। तो एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं नया सवेरा में। अगले घंटे में हम जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। बड़ी खबरों की जब हम बात कर रहे हैं कृतिका, तो रोजगार मेले से जुड़ी खबरें आपको बताएंगे। बात होगी कारोबार जगत और साथ ही साथ खेल जगत की। रुख सबसे पहले सुर्खियों का करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 51,000 नवनियुक्त कर्मचारियों को वर्चुअली सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। देश भर में 46 स्थानों पर आयोजित होगा कार्यक्रम। युवाओं को भी करेंगे संबोधित। मध्य प्रदेश विधानसभा में 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसद लड़ेंगे चुनाव। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फगन सिंह कुलस्ते और कैलाश विजयवर्गीय जैसे दिग्गजों को बीजेपी ने उतारा चुनावी मैदान। तमिलनाडु को कावेरी जल छोड़े जाने के खिलाफ आज बेंगलुरु बंद। शहर में धारा 144 लागू। स्कूल कॉलेज बंद, लेकिन चालू रहेंगे बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के सभी रूट। पश्चिम बंगाल में डेंगू के डंक ने ली 35 लोगों की जान। 40,000 से ज्यादा लोग पीड़ित। कोलकाता और राज्य का दक्षिणी हिस्सा सबसे अधिक प्रभावित। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के बीच हुई मुलाकात। G20 सम्मेलन की सफलता समेत अहम विषयों पर हुई चर्चा। आज शाम संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे विदेश मंत्री। भारत के खिलाफ कनाडा के प्रधानमंत्री के आरोपों पर भड़के श्रीलंका के विदेश मंत्री। कहा, आतंकियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बन गया है कनाडा। श्रीलंका में भयानक नरसंहार वाले ट्रूडो के बयान को भी बताया झूठ। और चीन के हांगझू में चल रहे एशियाई खेलों में 2 स्वर्ण समेत 11 पदकों के साथ भारत 6ठे स्थान पर। आज तीसरे दिन कई मेडल के लिए भारतीय खिलाड़ी दिखाएंगे अपना दम। तो नया सवेरा में देख लेते हैं सबसे पहले देश भर से जुड़ी कुछ खास खबरें। बिल्कुल, और खास खबरों में सबसे पहले बात करेंगे रोजगार मेले की। दरअसल रोजगार मेले के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरकारी विभागों और संगठनों में चुने गए युवाओं को लगभग 51,000 नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी युवाओं को संबोधित भी करेंगे। वहीं रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम है। रोजगार मेला देश भर में 46 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इस पहल का समर्थन करने वाले केंद्र सरकार के विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में भर्तियां हो रही हैं। देश भर से नई भर्तियों में चयनित होने वाले अभ्यर्थी डाक विभाग, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग,
परमाणु ऊर्जा विभाग, राजस्व विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों में कार्य करेंगे। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश राज जुड़ गए हैं। राजेश, सुप्रभात आपको। हमने लगातार कई संस्करण देखे जिसमें रोजगार मेले में प्रधानमंत्री ऊर्जा के मंत्र जो नवनियुक्त है उन्हें देते हैं। आज का दिन भी इन तमाम नवनियुक्तों के लिए बेहद अहम, जिस तरह से कई पदों पर आज उन्हें नौकरी का जो नियुक्ति पत्र है वो सौंपा जाएगा। देखिए, बिल्कुल सही कहा आंचल आपने कि जो रोजगार का जो मसला है एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण इसे मसला कहा जा सकता है। युवाओं के सामने रोजगार एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरता है और बिल्कुल तमाम जो युवा जो बचपन से किशोरावस्था में पहुंचते हैं और किशोरावस्था के बाद जब वो नौकरी की तलाश में जुटते हैं युवावस्था की दहलीज पर आकर, तो सिर्फ युवाओं के लिए नहीं बल्कि परिवार के लिए भी एक बड़ी चुनौती होती है। लेकिन भारत सरकार ने जिस तरीके से विपक्ष के तमाम आरोपों को खारिज करते हुए लगातार रोजगार मेले के आयोजन के जरिए लोगों को नौकरियां सुनिश्चित करने का जो उनका वायदा था उस वायदे पर अमल करते हुए वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं और पिछले तकरीबन कई महीनों से या हम कह सकते हैं कि लगभग एक साल से जिस तरीके से सामूहिक तौर पर भर्तियों के जरिए नौकरी के जो नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं यह कहीं ना कहीं उन युवाओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर है जिनके सामने नौकरी पाना एक बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य हुआ करती थी और विपक्ष हमेशा सत्ता पक्ष को, सरकार को ये घेरने की कोशिश करते थे कि आपने नौकरी का वायदा किया और नौकरी दिया नहीं। तो उन तमाम लोगों के लिए एक जो बड़ा सवाल था उस सवाल का जवाब देते हुए भारत सरकार लगातार रोजगार मेले के जरिए बच्चों को नौकरियां देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। और ऐसा आपने शायद पहले कभी देखा नहीं होगा आंचल कि जिस तरीके से सामूहिक तौर पर नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं जी। इससे न सिर्फ उन बच्चों को रोजगार मिल रहे हैं बल्कि उन्हें उनके हौसले भी बढ़ रहे हैं कि वो सामूहिक तौर पर खड़े होते हैं, उन्हें मंच पर बुलाया जाता है मंत्रियों के द्वारा, जो संबंधित विभाग के मंत्री हैं या अन्य विभाग के मंत्री हैं उनके द्वारा उन्हें नियुक्ति पत्र दिए जाते हैं। मैंने पिछले दिनों पालम में एक जो कार्यक्रम था सेना के जो रेजिमेंट थे वहां पर, जहां पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने तमाम बच्चों को नौकरी के जो नियुक्ति पत्र थे वो देने का काम किया था। उस वक्त हमने बच्चों से जब बात की तो उनके हौसले जो थे वो 7वें आसमान पर थे और वो साफ तौर पर कह रहे थे कि इन नौकरियों से न सिर्फ उनके परिवार का भरण पोषण होगा बल्कि हम देश सेवा के जरिए अपनी जो उपस्थिति है वो भी दर्ज करा पाएंगे। और वो सरकार के प्रति बहुत ही कृतज्ञता ज्ञापन का जो भाव था वो अर्पित कर रहे थे कि इतने बड़े पैमाने पर पहली मर्तबा किसी सरकार ने सामूहिक तौर पर नौकरी देने का जो उनका वायदा था उस वायदे पर उन्होंने अमल करके दिखाया है। जी राजेश, अगर देखा जाए तो ये जो रोजगार मिला है कोविड के बाद में रोजगार की बहुत ज्यादा जरूरत युवाओं को पड़ी, क्योंकि कोविड काल में बहुत ज्यादा नौकरियां लोगों की गई थी। उसके बाद में बहुत ज्यादा जरूरी था कि लोगों को समय से अब नौकरियां मिले, साथ ही जो नए बच्चे अब निकलकर पढ़कर आगे आ रहे हैं उनको भी सही जगह पर नौकरी मिले। अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री की तरफ से ये रोजगार मेला शुरू किया गया और आज जो है वो नवा रोजगार मेला है। अभी तक के उसमें देखा जाए तो करीब 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार इस मेले के जरिए दिया जा चुका है। बिल्कुल सही कहा कृतिका आपने कि जिस तरीके से 5 लाख से ज्यादा नौकरियां जो है अब तक बांटी जा चुकी हैं वो कम से कम उन युवाओं के लिए एक राहत का पैगाम है जो नौकरी की समस्या से दर दर भटकते थे। उन्हें कई बार जो है वो नौकरी के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी और कोरोना काल में आपने बिल्कुल सही कहा कि जो प्राइवेट नौकरियां थी वो नौकरियां बड़े पैमाने पर लोगों की चली गई थी और सरकारी नौकरी की जद्दोजहद में जो नौजवान थे वो भटक रहे थे। लिहाजा रोजगार मेले के जरिए जो भारत सरकार सरकारी नौकरियां देने के लिए प्रयासरत है, यह प्रयास कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि काबिल तारीफ है। कोरोना पीरियड में आपने देखा होगा कि तमाम जो
ठेले वाले, खमचे वाले, रेहड़ी पटरी वाले लोग जो रोजगार करते थे, उनके रोजगार भी छिन गए थे। उसके लिए भी भारत सरकार ने स्वनिधि योजना, जो शहरी विकास मंत्रालय की एक अनोखी योजना है, उसमें 10,000 रुपए ऋण देकर उन उजड़े हुए चमन को फिर से बसाने की कोशिश की गई। जिनकी दुकानें उजड़ गई थी, जिनके घर उजड़ गए थे, उन लोगों को 10,000 रुपए ऋण सुनिश्चित कर पीएम स्वनिधि योजना के तहत उनके घर भी बसाने के काम किए गए। तो वह रोजगार का भी एक जो नया आलम है, वह आलम भी देखने को मिला कि 10,000 के रुपए के ऋण के साथ जो रेहड़ी पटरी वाले, खुमचे वाले, ठेले वाले लोग थे, उनकी दुनिया भी फिर से बस पाई। वो अपने रोजगार को पटरी पर ले आए। और कोरोना काल के बाद निश्चित तौर पर रोजगार के अवसर बहुत घटे थे। गाड़ी को पटरी पर लाने के लिए भारत सरकार को बहुत मशक्कत करनी पड़ी। और उसके बाद ये सरकारी नौकरियां देने का जो सिलसिला है, यह सिलसिला शुरू हुआ अक्टूबर 22 से, और कहीं ना कहीं अब लगभग 1 साल होने को जा रहा है। अगले महीने 1 साल पूरे हो जाएंगे। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से भारत सरकार ने गरीबों और जो युवा हैं, बेरोजगार जो नौजवान हैं, उनके साथ अपने को एसोसिएट किया है और एसोसिएट कर नौकरी देने का जो उनका वायदा था, उस वायदे को अमलीजामा पहनाने की कोशिश की है, उसे सरजमी पर लाने की कोशिश की है। और यह कारवा अगर आगे निरंतर बढ़ता रहा तो मुझे लगता है कि ये 5 लाख की जो संख्या है, ये बढ़कर दुगुनी हो सकती है और आने वाले दिनों में और भी लोगों को नौकरियां मिल सकती हैं। बिल्कुल। और युवाओं को कर्मयोगी बनाने का जो मार्ग प्रशस्त किया गया इन तमाम विभिन्न मंत्रालयों की तरफ से, जिस तरह से ये अब वहाँ काम करेंगे, ये एक नए भारत की सोच को भी प्रदर्शित करता है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं एक और कार्यक्रम की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जो भारत मंडपम है, वहाँ G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। G20 जन भागीदारी आंदोलन में देश भर के विभिन्न स्कूलों, उच्च शिक्षण संस्थानों और कौशल विकास संस्थानों से रिकॉर्ड 5 करोड़ से भी अधिक युवाओं ने भाग लिया। G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट पहल भारत के युवाओं के बीच भारत की G20 प्रेसिडेंसी की समझ बनाने और विभिन्न G20 आयोजनों में उनकी भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। प्रारंभ में भारत की स्वाधीनता के 75 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में 75 विश्वविद्यालयों में आयोजन की योजना बनाई गई, लेकिन इस पहल से अब पूरे 101 विद्यालयों तक अपनी पहुंच जो है वो बढ़ा दी गई है। और G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट पहल के तहत देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले में कार्यक्रम स्थल पर 3000 छात्र, संकाय सदस्य, भागीदार विश्वविद्यालय और कुलपति हिस्सा लेंगे। देश भर से छात्र भी इस कार्यक्रम में लाइव जुड़ेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय आपको बता दें कि गुजरात के दौरे पर रहेंगे, जहां प्रधानमंत्री वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। वहीं छोटा उदयपुर के बोडेली में प्रधानमंत्री 5,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की राष्ट्र को समर्पित करेंगे परियोजनाएं और शिलान्यास करेंगे उनका। साथ ही पूरे गुजरात में स्कूल के बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कार्यक्रम के तहत 4500 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री विद्या समीक्षा केंद्र 2.0 परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। वहीं प्रधानमंत्री वडोदरा के तालुका सिनौर में ओद्रा दाभोई, सिनौर मालसर आसा रोड पर नर्मदा नदी पर बने नए पुल सहित कई विकास परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। और फिलहाल नया सवेरा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए DD न्यूज। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। चाची, कल्याण भव, सुखी भव और सबसे जरूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए।
शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण। मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या एड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। मलेरिया का कारण रुके हुए पानी में पैदा होने वाला एनोफिलीज मच्छर। आसपास पानी का जमाव नहीं तो मच्छर और मलेरिया भी नहीं। सिर दर्द, बदन दर्द, बुखार आदि लक्षण नजर आने पर स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करें। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष सावधानी जरूरी है। इलाज में देरी से मलेरिया जानलेवा भी हो सकता है। सरकारी अस्पतालों में मलेरिया की जांच व इलाज मुफ्त है। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव की, जो अब कहीं ना कहीं महासंग्राम में बदल चुका है। दरअसल बीजेपी ने 39 उम्मीदवारों की जो दूसरी लिस्ट जारी की है, उसमें कई सारे चौंकाने वाले नाम हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर विधानसभा क्रमांक 1 से टिकट दिया गया। इस साल के आखिर में होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी ने इस लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्रियों को भी टिकट दिया है। इनमें मुरैना की दीमनी सीट से नरेंद्र सिंह तोमर, नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल और निवास से फग्गन सिंह कुलस्ते को प्रत्याशी बनाया गया। बीजेपी अपने 4 सांसद को भी विधानसभा चुनाव लड़ा रही है। जबलपुर पश्चिम से राकेश सिंह, सतना से गणेश सिंह, सीधी से रीति पाठक और गाडरवाड़ा से उदय प्रताप सिंह को प्रत्याशी बनाया गया। वहीं छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू को चुनावी मैदान में उतारा गया है। कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर 1 निर्वाचन क्षेत्र से टिकट दिए जाने के बाद समर्थकों में भी खुशी की लहर दौड़ गई। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय के घर के बाहर कल रात जश्न भी उनके समर्थकों ने मनाया। वहीं चुनावी मैदान में उतारे जाने पर भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने हैरानी जताते हुए कहा कि वो पार्टी के सिपाही हैं और जो कहा जाएगा वो करेंगे। पार्टी का आदेश है, खाली ये बताया था कि आपको कुछ काम दिया जाएगा, तुम ना नहीं करोगे, तुमको करना है। और 1 नंबर का जब टिकट डिक्लेयर हुआ तो मुझे भी आश्चर्य हुआ, पर हम तो पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी जो आदेश देगी वो करेंगे। 2/3 बहुमत की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ चुकी है, वो उससे आगे कितने सीटें बढ़ती है ये समय बताएगा। वहीं नरसिंहपुर से चुनावी मैदान में उतारे जाने पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने पार्टी के फैसले पर आभार जताते हुए कहा कि वो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और उनके लिए खुशी की बात है कि वो पहली बार अपनी जन्मभूमि और कर्मभूमि से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पहली बार मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। पार्टी के इस फैसले के लिए मैं पार्टी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरी मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं अपने जन्मभूमि में, कर्मभूमि में पहली बार चुनाव लड़ूंगा। तीसरी बात यह है कि मुझे सूचना छिंदवाड़ा की धरती पर मिली है, तो मैं अपने संकल्प को दोहराता हूँ। 2003 का चुनाव मैंने देखा है बहुत निकट से। अब 2003 में ये परिस्थिति है कि मैं राज्य की राजनीति में या विधानसभा के लिए पहला चुनाव लड़ रहा हूँ। और इसी पर ताजा अपडेट देने के लिए हमारे साथ में भोपाल से हमारे संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ रहे हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। आदित्य, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग आपको, सुप्रभात। और आपसे जानना चाहेंगे कि पूरे मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है, क्योंकि कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो 2 लिस्ट इस वक्त जारी की जा चुकी हैं, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्रियों सहित 7 सांसदों का नाम भी शामिल है विधानसभा चुनावों के लिए।
देखिए, बहुत चौंकाने वाली जो लिस्ट है वो बीजेपी ने इस बार जारी की है। दूसरी लिस्ट, दरअसल इस पूरे विधानसभा चुनाव को अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के इस पूरे विधानसभा चुनाव को जिस एग्रेशन के साथ लड़ रही है, ये मध्य प्रदेश में कई जैसे कहें कि नई तस्वीर एक देखने को मिल रही है। पहली लिस्ट भी आचार संहिता लगने से काफी समय पहले आ जाना, वो पहले ही आ चुकी थी 39 नामों की अगर देखें। उसके बाद एक और लिस्ट यानी कि दूसरी लिस्ट भी भारतीय जनता पार्टी की आचार संहिता लगने से पहले आ रही है 39 नामों की, यानी कि 78 सीटों पर जो है उम्मीदवार बीजेपी ने अब उतार दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि ये दूसरी लिस्ट की अगर बात करें जो 39 नामों की अब आई है एक बार फिर कल देर रात, उसमें कई चौंकाने वाले नाम है। 3 केंद्रीय मंत्री, 4 सांसद और 1 राष्ट्रीय महासचिव, यानी कि सत्ता और संगठन में काम करने वाले जो मध्य प्रदेश के बड़े चेहरे हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के रण में अब उतार दिया है। आप देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर देवनी से चुनाव लड़ेंगे, प्रहलाद सिंह पटेल नरसिंहपुर जाएंगे, उसके अलावा फग्गन सिंह कुलस्ते की अगर बात करें तो वो निवास सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर 1 से चुनाव में तो मैदान में उतारा है। राकेश सिंह जबलपुर सांसद, गणेश सिंह की अगर बात की जाए सतना से, रीति पाठक सीधी से, ये तमाम बड़े वो नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा में कहें प्रतिनिधित्व मध्य प्रदेश की तरफ से करते थे, वो अब मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में मौजूद आएंगे। ये देखिए, बीजेपी ने एक बड़ी रणनीति बनाई है, क्योंकि बीजेपी मध्य प्रदेश जो उसका एक जिसे कहें कि मजबूत किला है, उसको खोना नहीं चाहती है। और बीजेपी किसी भी तरीके से, अभी तक देखा जा रहा था कि केंद्रीय नेतृत्व इस पूरे चुनाव की कमान अपने हाथ में रखा हुआ था, लेकिन अभी तक ये लग रहा था कि केंद्रीय नेतृत्व शायद चुनाव लड़वाएगा मध्य प्रदेश में, लेकिन अब केंद्रीय नेतृत्व चुनाव लड़ता हुआ भी मध्य प्रदेश में नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह कि ये जो बड़े नाम हैं, दरअसल इनका ये कहना है कि इनको भी कहीं नहीं पता था काफी कुछ चीजें। कैलाश विजयवर्गीय से बात हुई तो उनका ये कहना था कि हमें बस ये कहा गया था कि एक जिम्मेदारी तुमको देंगे, मना नहीं करना है और उसको पूरा करना है, और पता चला कि ये नाम लिस्ट सामने आ गई। प्रहलाद पटेल पहली बार मध्य प्रदेश की विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो कई ऐसे फैक्टर भी जो है वो निकलकर सामने आए। ये कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने एक पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में इस चुनाव को लेकर कोई कमी नहीं हो, जिसे कहें कि जीत में कोई फासला ना हो, या 2/3 का जो टारगेट बीजेपी लेकर चल रही है, कहीं ना कहीं उसकी तरफ ये जाती हुई रणनीति है। आदित्य, एक चीज और है, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत कुछ फर्स्ट टाइम होता हुआ देख रहे हैं, उस लिहाज से किस तरफ की रणनीति आपको समझ में आती है जब इस बार केंद्रीय मंत्री को भी टिकट दिया गया है, सांसदों को टिकट दिया गया, महिलाओं को प्रमुखता से जगह देने की बात लगातार भाजपा कई विधानसभा चुनावों में करती रही है, क्या ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एक संतुलन बनाया गया है, यानी कि वरिष्ठ नेता भी अगर आप देखें, कैलाश विजयवर्गीय को दोबारा एक बार फिर विधानसभा की तरफ लाया गया है, यानी कि कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश में मंत्री रह चुके हैं। क्या शिवराज कैबिनेट की अगर बात करें या बाबूलाल गौर की कैबिनेट की बात करें, इसके अलावा केंद्र में जो मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, उनके अनुभव का लाभ तो भारतीय जनता पार्टी लेना ही चाहती है इस पूरे विधानसभा चुनाव में अगर देखें तो। वहीं महिलाओं को भी, क्योंकि पिछली भी जो लिस्ट आई थी उसमें भी 5 से 6 महिलाओं के नाम थे, इस बार भी अगर कहें तो वो 5 से 6 महिलाओं के नाम है। और कुछ ऐसे चेहरे हैं जो पिछली बार जिनको टिकट नहीं मिल पाया था लेकिन जिनमें नाराजगी थी, उनको पार्टी ने मना लिया था, उनको ये कहा था कि अगली बार आपका ख्याल रखा जाएगा, ऐसे उन चेहरों को शामिल किया गया है। कुछ ऐसे चेहरे हैं, सिंधिया समर्थक गुट की अगर बात की जाए तो जो सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भारतीय जनता पार्टी में आए थे और अच्छे मार्जिन से कुछ लोग तो चुनाव जीते थे लेकिन कुछ लोग चुनाव हार भी गए थे, जैसे इमरती देवी की अगर बात करें तो उनको एक बार फिर पार्टी ने टिकट दिया है। ये कह सकते हैं कि एक संतुलन बनाने की कोशिश पार्टी ने इस 39 नामों में की है, यानी कि अनुभवी लोग भी हैं, कुछ नए चेहरे भी हैं, महिला की अगर बात की जाए तो वो चेहरे भी इस पूरी सीट पे नजर आते हैं। लेकिन आचल यहाँ एक बात समझना होगा कि क्यों बीजेपी ये रणनीति बना रही है। दरअसल एक कारण ये भी निकल के आता है, मान लीजिए कैलाश विजयवर्गीय अगर इंदौर 1 से चुनाव लड़ते हैं तो मालवा की कई सीटें जो हैं वो सदती हैं इससे बीजेपी की। एक सीट से अकेला जो है उसका असर नहीं पड़ता है, उसके आसपास के जिलों की कई और विधानसभा की जो सीटें होती है वो कहीं ना कहीं सदती हैं। वहीं अगर महाकौशल अंचल की अगर बात करें तो प्रहलाद पटेल अगर वहां से चुनाव लड़ेंगे तो आसपास के इलाकों में एक बड़ा प्रभाव होगा। वहीं सांसद
स्तर, क्योंकि एक सांसद अगर देखें तो उसके क्षेत्र में करीब 5 से 6 से 7 विधानसभाएं कई जगहों पर आती हैं, तो ऐसे में अगर वो सांसद ही चुनाव लड़ेगा एक विधानसभा से तो उस पूरे जिले की कई सीटों पर असर पड़ता है। और देखिए यही रणनीति है बीजेपी की, लगातार हम देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के बैक टू बैक कई दौरे कर चुके हैं। इसके अलावा अगर देखें तो कार्य समिति और ऐसा ही कुछ आदित्य हमने पश्चिम बंगाल में जब जनाधार बढ़ाने की बात भाजपा ने कही थी तो इस तरह का ही बीजेपी एक नई रुख की तरफ आगे बिल्कुल, और इसी तरह का एक कदम पश्चिम बंगाल के चुनावों में भी भाजपा ने चला था, जब तमाम जो पहले वहां के विधायक रह चुके थे उन्हें मौका दिया गया। एक सवाल मेरा आपसे संक्षिप्त में ये है कि अब जो लिस्ट आने वाली है इसके बाद जो बची हुई सीटें हैं उसके लिए भी ये सुगबुगाहट साफ तौर पर राजनीतिक गलियारों में है कि कई चौंकाने वाले नाम और बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जो आश्चर्यचकित कर सकता है विपक्ष को। देखिए ये कह सकते हैं आंचल कि अभी 78 नाम जो है लगभग आ चुके हैं और उन 78 नामों के बाद बीजेपी अगर देखें तो दूसरी लिस्ट में तो काफी चौंकाया है बीजेपी ने। अभी कई और नाम हो सकते हैं, आप हम शायद या आम जनता जो मध्य प्रदेश की है वो उम्मीद नहीं कर रही थी, वो नाम इसमें आ गए हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में अभी 230 विधानसभा सीटें मध्य प्रदेश में कुल हैं, उनमें से 78 नाम घोषित हो चुके हैं। अभी एक बड़ी लिस्ट और आनी है। उस पूरी बड़ी लिस्ट को अगर देखें तो हो सकता है कि और भी कुछ जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके नाम इसमें शामिल हो, कुछ और सांसद जो है उनके नाम भी इसमें शामिल हो। और देखिए एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी है, मध्य प्रदेश का में भारतीय जनता पार्टी का मुख्य मुकाबला जो है वो कांग्रेस से ही होता है, ये बहुत स्पष्ट है। और कांग्रेस जिस रणनीति के तहत विधानसभा चुनाव आने से करीब 6 महीने पहले से जो बातें कर रही थी, कहीं ना कहीं उस रणनीति में कांग्रेस बीजेपी से पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस ये कह रही थी कि हम सबसे पहले अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर देंगे ताकि उम्मीदवारों को जो है काम करने का ठीक तरीके से समय मिल सके, लेकिन वो अभी तक नहीं हो पाया। बीजेपी की दूसरी लिस्ट भी आ गई है लेकिन कांग्रेस के अभी तक प्रत्याशियों के चयन पर जो है वो मंथन चल रहा है। बीजेपी ने देखा जाए तो अपनी 5 जन आशीर्वाद यात्राएं अलग अलग जगहों से निकाल के उसका कल समापन प्रधानमंत्री करके चले गए हैं। ऐसे में देखा जाए तो जनता के पास तक जाने का जो पहले दौर का जो जिसे कहें कि पहला दौर जो था वो बीजेपी ने अब उसको भी पूरा कर लिया और अभी आचार संहिता नहीं लगी है, अभी करीब 1.5 से 2 महीने का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस जन आक्रोश के जरिए तो आगे बढ़ी रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस अभी भी मध्य प्रदेश में ये तो मान के चल रहा है कि अब बहुत कुछ दिलचस्प होने वाला है। जो हिंदुस्तान का दिल है जिसे मध्य प्रदेश कहते हैं वहां पर क्यों बिल्कुल, और एमपी गजब है अपने आप में ही। और वाकई इस बार के जो विधानसभा चुनाव होंगे वो काफी इंटरेस्टिंग आंचल होते हुए आगे आने वाले समय में हमें नजर आएंगे। तो इस खबर पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए आदित्य। और खबरों का सिलसिला भी लगातार बना हुआ है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए नया सवेरा। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों, लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे। मतलब बाबा शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा हाँ। समझ कर इन्वेस्ट कर। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम नया सवेरा में। बिल्कुल, और खबर अगली इंटरपोल से संबंधित है, जिसने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के करणवीर सिंह के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। ऐसा माना जाता है कि करणवीर पाकिस्तान में छिपा हुआ है। इंटरपोल पोर्टल के अनुसार 38 वर्षीय करणवीर सिंह मूल रूप से पंजाब के कपूरथला जिले का रहने वाला है। करणवीर भारत में वांछित आतंकी है। उस पर आपराधिक साजिश रचने, हत्या, शस्त्र अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, आतंकी फंडिंग करने, साजिश रचने और आतंकवादी गिरोह का
सदस्य होने सहित कई मामले दर्ज हैं। रेड कॉर्नर नोटिस किसी देश से भागे हुए अपराधी को ढूंढने के लिए जारी किया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी का वारंट नहीं होता, यह सिर्फ दुनिया भर के देशों को उस शख्स के अपराध की जानकारी देता है। रेड कॉर्नर नोटिस के जरिए पकड़े गए अपराधी को उस देश में वापस भेज दिया जाता है जहां उसने अपराध किया होता है। वहीं केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज अमृतसर में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ शामिल हैं। इस बैठक का आयोजन भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन अंतर राज्य परिषद सचिवालय द्वारा पंजाब सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक में सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, प्रशासक हिस्सा लेंगे। वहीं बैठक में राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी और साथ ही केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें हिस्सा लेंगे। और जो दर्शक हमसे अभी जुड़े हैं उनके लिए एक बार फिर से हम दिखाते हैं हमारी सुर्खियां। एक रुख हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 51,000 नवनियुक्त कर्मचारियों को वर्चुअली सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। देश भर में 46 स्थानों पर आयोजित होगा कार्यक्रम, युवाओं को भी करेंगे संबोधित। मध्य प्रदेश विधानसभा में 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसद लड़ेंगे चुनाव। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते और कैलाश विजयवर्गीय जैसे दिग्गजों को बीजेपी ने उतारा मैदान में। तमिलनाडु को कावेरी जल छोड़े जाने के खिलाफ आज बेंगलुरु बंद। शहर में धारा 144 लागू, स्कूल कॉलेज बंद, लेकिन चालू रहेंगे बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के सभी रूट। पश्चिम बंगाल में डेंगू के डंक ने ली 35 लोगों की जान, 40,000 से ज्यादा लोग पीड़ित। कोलकाता और राज्य का दक्षिणी हिस्सा सबसे अधिक प्रभावित। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के बीच हुई मुलाकात। G20 सम्मेलन की सफलता समेत अहम विषयों पर हुई चर्चा। आज शाम संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे विदेश मंत्री। भारत के खिलाफ कनाडा के प्रधानमंत्री के आरोपों पर भड़के श्रीलंका के विदेश मंत्री, कहा आतंकियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बन गया है कनाडा। श्रीलंका में भयानक नरसंहार वाले ट्रूडो के बयान को भी बताया झूठा। और चीन के हांगझू में चल रहे एशियाई खेलों में 2 स्वर्ण समेत 11 पदकों के साथ भारत 6ठे स्थान पर। आज तीसरे दिन कई मेडल के लिए भारतीय खिलाड़ी दिखाएंगे अपना दम। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ, भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। समझकर इन्वेस्ट कर। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है।
थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। और अब वक्त हो गया है हमारे एक और खास सेगमेंट का, अखबारों की सुर्खियों का। और हमारी सहयोगी काजल साहू हमारे साथ जुड़ गई हैं। काजल, देश भर की प्रमुख हिंदी अखबारों की सुर्खियां क्या है, क्या कुछ समेट कर लाई हैं आप हमारे दर्शकों के लिए इस सेगमेंट में? धन्यवाद कृतिका, नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को। और आज की सुर्खियों की अगर हम बात करें तो आज के अखबारों में सबसे बड़ी खबर ये है कि दिल्ली में हाइड्रोजन की पहली बस जो है वो चलाई गई है, उसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इन बसों का जो है हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है और ये भी बताया है कि आने वाले कुछ दिनों में 15 और ऐसी बसें संचालित होंगी, इसकी भी संभावना उन्होंने बताई है। और उन्होंने ये भी बताया कि इसकी योजना पर अभी काम जारी है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 2050 तक हाइड्रोजन की जो वैश्विक मांग है उसकी अगर हम बात करें तो ये 4 से 7 गुना बढ़ सकती है और ये जो मांग है बढ़ने से 50 से 80 करोड़ टन जो हाइड्रोजन है उसकी खपत की उम्मीद जताई जा रही है। तो ये एक बड़ी खबर है जिसे सारे अखबारों ने कवर किया है। इसके अलावा अगली बड़ी खबर है कि दिल्ली में डेंगू के जो केसेस हैं वो काफ़ी बढ़ रहे हैं। अगर हम पिछले साल की बात करें और इस साल की बात करें तो दोनों के आंकड़ों में काफ़ी जो है अलगपन दिखाई दिया है, क्योंकि पिछले साल का जो आंकड़ा था वो 185 का था सितंबर तक का, और अगर हम 2023 की बात करें, इस साल के सितंबर की बात करें तो 2701 जो है आंकड़ा यहाँ पर देखा गया है। तो कहीं ना कहीं डेंगू के केसेस बढ़ने से काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल यहाँ देखने को मिला है और अन्य राज्यों से आए मरीजों की संख्या में भी दिल्ली में इजाफा देखने को मिला है, क्योंकि इलाज के लिए लोग जब बाहर से आए हैं तो इससे भी संक्रमण के लेके लोगों के बीच में काफ़ी डर का माहौल है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो इलाज के साथ साथ 5000 से ज़्यादा संदिग्ध मामले भी देखने को यहाँ पर मिले हैं दिल्ली में। केवल दिल्ली की ही अगर बात की जाए तो डेंगू से बच के रहने की सलाह दी गई है और पानी जमा ना होने की भी सलाह दी गई है। इसके साथ अगली बड़ी खबर का हम रुख करते हैं तो लगातार जो है मॉनसून की खबरें आ रही थी कि मॉनसून देरी से जा रहा है। तो जो इस बार मॉनसून है वो 13वें साल जो है देरी से अपनी विदाई ले रहा है, जिसकी वजह से सर्दियां भी देरी से आएंगी। और हम मानसून की अगर बात करें तो इस साल मात्र 8 दिन की देरी से ही मानसून का विदाई हुआ है। और हम बता दें आपको कि साउथ वेस्ट मानसून की विदाई आज से शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने ये जानकारी साझा की और ये भी बताया कि राजस्थान से मानसून वापस होना शुरू हो गया है। और अगर हम विदाई के पैमाने की बात करें तो मानसून की विदाई तब घोषित की जाती है जब लगातार 5 दिनों से बारिश नहीं होती है और इसके अलावा हवा में नमी और कमी भी दिखाई दी जाती है। तो मानसून की विदाई की घोषणा तब की जाती है। और मानसून के देर से जाने से ठंड भी देर से ही आने वाली है और इसका भी एक बड़ा कारण है कि जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है वो भी बढ़ रहा है और इससे पॉल्यूशन वगैरह की वजह से भी ये सारी चीज़ें हो रही है। और 13 साल एक बड़ा आंकड़ा है। अब हम बात करेंगे हमारे पूरे विश्व की बात करेंगे, हम पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे, जिसमें सबसे बड़ी खबर ये है कि नासा के साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने बर्फीले जो तूफान हैं, बर्फीले चांद यूरोपिया, जो बृहस्पति का बर्फीला चांद है, उसके बारे में बताया है। उन्होंने ये बड़ी खबर रिलीज़ की है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बृहस्पति के बर्फीले तूफान में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और नासा के जेम्स वेब स्टीपल्स टेलीस्कोप के ज़रिए बृहस्पति के बर्फीले जो चंद्रमा हैं यूरोपा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होने की जानकारी मिली है। और ये भी बताया गया है कि 16 किलोमीटर की मोटी बर्फ़ की
परत जो है देखी जा रही है वहां पर, और उसके नीचे समुद्र हो सकता है, इसकी भी आशंका नासा ने जताई है। खगोलवेदियों ने यह भी बताया है कि इस बर्फीले पहाड़ परत के नीचे समंदर है और यहाँ कार्बन पाया जाने से जीवन पनपने की जो संभावनाएं हैं वो काफ़ी बढ़ गई है। और इसके अलावा नासा के वैज्ञानिकों ने ये भी बताया है कि हम कार्बन से बने हैं, हमारा जो जीवन है उसमें विविध कार्बन मौजूद है, और कार्बन का जो फॉर्मूला होता है CO2, उसी से कहीं ना कहीं ऑक्सीजन, अगर उसे अलग करके ऑक्सीजन लाया जा सकता है, तो बहुत सारी संभावनाएं हैं कि यहाँ पर जीवन पनपा जा सकता है। और इसके अलावा अंतरिक्ष एजेंसी की जो टीम है उन्होंने ये खोज में बताया है, और ये खोज जो है इंफ्रारेड तकनीक से की गई है, और इस खोज के लिए इंफ्रारेड उपकरणों का इस्तेमाल किया गया है। और इस खोज से एक बहुत ही बड़ी जो है उपलब्धि नासा की ये कह सकते हैं कि जल्द ही धरती के अलावा कहीं और हमें पृथ्वी में बर्फ देखने को मिल सकता है। बहुत अहम खबरें आप हमारे लिए समेट कर लाई काजल, बहुत बहुत शुक्रिया इन खबरों को हम तक साझा करने के लिए। बिल्कुल, और इसी के साथ चलिए अब नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बेंगलुरु की। दरअसल कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में गंभीर विवाद है इस वक्त, जहां अदालतों से लेकर सड़क तक इस पर बहस होती आ रही है और इन सब के बीच इस पर राजनीति भी खूब हो रही है। फिलहाल मसला यह है कि तमिलनाडु को कावेरी नदी का पानी छोड़े जाने के खिलाफ कर्नाटक में विरोध हो रहा है। कई संगठनों की ओर से आज बेंगलुरु शहर में बंद भी बुलाया गया। शहर में कानून व्यवस्था और शांतिपूर्ण बंद के मद्देनजर आधी रात से ही धारा 144 भी लगा दी गई। इसके अलावा स्कूल कॉलेजों में आज छुट्टी है और बेंगलुरु विश्वविद्यालय ने अपनी सारी परीक्षाएं भी स्थगित कर दी हैं। लेकिन बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के सभी रूट हालांकि चालू रहेंगे। इन सब के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि उनकी सरकार प्रदर्शनकारियों को नहीं रोकेगी, लेकिन शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। राज्य सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अपनी ठोस दलीलें पेश करेगी। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल मामला विचाराधीन है। और बात पश्चिम बंगाल की, जहां डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है और अभी तक डेंगू के 40,000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। पश्चिम बंगाल में डेंगू से 35 लोगों की मृत्यु की सूचना है। मौत के स्पष्ट आंकड़े जारी नहीं किए गए। राजधानी कोलकाता और राज्य का दक्षिणी हिस्सा डेंगू से सबसे अधिक प्रभावित है। राज्य में 13 में से 20 सितंबर के बीच करीब 7,000 मामले दर्ज किए गए। रिपोर्ट्स के अनुसार दक्षिणी हिस्से के 15 जिलों में डेंगू का कहर है, यानी 13 से 20 सितंबर के बीच 7,000 केस दर्ज। सबसे ज़्यादा जो प्रकोप है वो 15 जो जिलों हैं उसमें दिख रहा है। और उत्तर बंगाल में दार्जिलिंग और कालिम्पोंग को मिलाकर 8 जिलों में करीब 3,000 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं प्रसार भारती पश्चिम जोन के अपर महानिदेशक JK चंदेरा ने कहा कि दूरदर्शन का पूरा ब्रांड सच पर टिका हुआ है। ये जनता के लिए और जनता द्वारा चलाया जा रहा उपक्रम है। मुंबई में आयोजित आइकॉनिक ब्रांड ऑफ इंडिया के 6ठे संस्करण में प्रसार भारती को सम्मानित किए जाने के मौके पर वो डिकोडिंग द रोल ऑफ DD, हाउ इट कंटिन्यूज टू मेंटेन इट्स लेगेसी ऑन पबकास्टर विषय पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि दूरदर्शन का 1959 से अब तक का सफर लोगों को समर्पित है। प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति के लिए चलाए गए स्कूल चले हम एवं पोलियो उन्मूलन जैसे अभियानों को दूरदर्शन की बदौलत सफल करने का उदाहरण देते हुए उन्होंने कल्याणी कार्यक्रम का भी जिक्र किया, जो ग्रामीण स्वास्थ्य जागरूकता से जुड़ा हुआ अभियान था। उन्होंने कहा कि DD फ्री डिश से आज 45 मिलियन लोग जुड़े हैं और ये महज 1500 रुपए में के एक समय के भुगतान पर कई सारे चैनल देख पा रहे हैं। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है DD न्यूज पर। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चाची, कल्याण भव, सुखी भव, और सबसे जरूरी आशीर्वाद, आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं,
अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण। मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों, लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे। मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। अर्जुन, एग्जाम्स में you made us really proud. अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम नया सवेरा में। और अब बात करते हैं हमारे पद्म की। आज हम आपको बता रहे हैं बिहार के आचार्य श्री चंदना जी के बारे में, जो पिछले 50 सालों से जीवन की सारी सुख सुविधाओं को त्याग 86 वर्ष की उम्र में भी पूरी सक्रियता और ऊर्जा के साथ मानव सेवा में जुटी हैं। बिहार के राजगीर में एक गैर सरकारी संगठन वीरायतन की स्थापना कर दुनिया भर के लाखों लोगों की मदद कर रही हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। ये दृश्य दिखाते हैं कि इस दुनिया में, इस समाज में दुखी लोगों की कमी नहीं है। बहुत से लोगों को बहुत तरह के दर्द है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इस दर्द को महसूस करते हैं, इससे आहत होते हैं और इन लोगों की मुश्किल आसान करने के लिए मदद का हाथ बढ़ाते हैं, अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। जैसे जैन साध्वी आचार्य चंदना जी। 14 साल की उम्र में उन्होंने घर त्याग दिया। उसके बाद 12 साल तक मौन व्रत रख वैदिक अध्ययन किया और हमेशा इस बात पर विश्वास किया कि अगर हमें गरीबी का दुष्चक्र तोड़ना है तो फिर शिक्षा को अपनाना होगा। और इसीलिए उन्होंने देश के कई राज्यों में, यहाँ तक कि नेपाल में भी शिक्षण संस्थान बनाए। शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, प्राकृतिक आपदाओं में लोगों को राहत देने की बात हो, हर मुश्किल में वो जन के साथ खड़े दिखे। जैन समुदाय की वो पहली महिला आचार्य हैं, आचार्य की उपाधि से जिन्हें सम्मानित किया गया है। यही जैन साध्वी जो सामाजिक परोपकार को ही अपने जीवन का ध्येय मानकर चलती रही, इन्हें पद्म सम्मान देकर राष्ट्र ने भी इन्हें सलाम किया है। जहाँ भी मंदिर है वहाँ एक स्कूल भी होना चाहिए। अध्यात्म के साथ साथ शिक्षा की अलग जगाते इसी उद्घोष के साथ पिछले 50 सालों से जीवन की सारी सुख सुविधाओं को त्याग 86 वर्ष की उम्र में भी पूरी सक्रियता और ऊर्जा के साथ मानव सेवा में जुटी हैं जैन साध्वी आचार्य श्री चंदना जी, जिन्होंने 50 साल पहले बिहार के राजगीर में एक गैर सरकारी संगठन वीरायतन की स्थापना कर दुनिया भर के लाखों लोगों के जीवन को संवारा है। मात्र 14 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण किया, 12 वर्ष तक मौन व्रत धारण कर जैन, बौद्ध और वैदिक शास्त्रों का वृहद अध्ययन किया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से शास्त्री की उपाधि प्राप्त की और भगवान महावीर के समय से लेकर अब तक जैन तपस्वी समुदाय में आचार्य की प्रतिष्ठित उपाधि प्राप्त करने वाली वे प्रथम जैन साध्वी हैं। 15वें वर्ष में मैंने दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद में सोचा कि पढ़ लेना ज़रूरी है, तो 12 वर्ष तक करीब करीब मौन रखकर जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, वैदिक परंपरा का, नव्य न्याय और व्याकरण, इन विषयों से शास्त्री आचार्य परीक्षा पास की। फिर उसके बाद सेवा करने का काम मेरे मन में आया कि आसपास में जो गरीब लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उन लोगों के लिए मैं किस प्रकार से उपयोगी बन सकती हूँ, इसके लिए मुझे काम करना है। और यहाँ आने के बाद में गांव में देखा
महिलाओं को देखा, पुरुषों को देखा, बच्चों को देखा, उनके शिक्षण की व्यवस्था आवश्यक है। तो एक तरह से लोगों को प्रेरणा दी, मार्गदर्शन किया, सहयोग करने के लिए उनसे अपील की। तो उन लोगों ने मुझे सहयोग किया और मेरी अपील कारगर हुई। यहाँ पे स्कूल और आया हॉस्पिटल शुरू हुआ और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं धर्म केवल आत्मसाधना नहीं, लेकिन धर्म मानव जाति के इस दुख, कष्ट और परेशानी के प्रसंग पर हम उन्हें कुछ मदद कर सके, यह धर्म है और यही सही धर्म है। और इसी दृष्टि से मैंने विलायतन की स्थापना की और ये काम प्रारंभ किया कि जिन लोगों ने सहयोग दिया है और जिन लोगों ने उस सेवा का उपयोग किया है, मैं उन्हीं लोगों को ये पद्मश्री अवार्ड का सारा श्रेय देना चाहती हूँ। आचार्य श्री चंदना जी ने पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए सदैव शिक्षा को सर्वोपरि माना। इसीलिए पिछले 20 वर्षों में उन्होंने बिहार, गुजरात, राजस्थान, नेपाल आदि स्थानों पर अत्याधुनिक उच्च शिक्षा संस्थान स्थापित किए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करते हुए आचार्य श्री चंदना जी शिविर लगाकर नेत्र रोगियों का निःशुल्क ऑपरेशन कराती हैं। नेपाल में भूकंप, बाढ़, सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं में राहत कार्यों के साथ साथ कोरोना महामारी के दौरान भी आपातकालीन राहत कार्यक्रम संचालित किए। लोगों को शराब, शिकार, मांसाहार, व्यसन मुक्त जीवन जीने की उन्होंने प्रेरणा दी है। एक अच्छा जीवन जीने की प्रेरणा दी है। लोगों के हाथों में उन्होंने कार्य दिया है। लोगों को श्रम दे करके स्वाभिमान की जिंदगी जीना सिखाया है। आज बिहार में उनका बहुत बड़ा योगदान है। केवल सेवा और शिक्षा और साधना के माध्यम से ही नहीं, लेकिन हजारों लोगों को आजीविका के साधन दे करके स्वाभिमान की जिंदगी जीना सिखाया है। आचार्य श्री चंदना जी समाज सुधारक होने के साथ साथ विचारक, लेखक और प्रतिभाशाली कलाकार भी हैं। आपको मानवता के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए कई सम्मान मिल चुके हैं। अपने जीवन की एक एक श्वास समाज को अर्पित करने वाली आचार्य श्री चंदना जी को समाज सेवा के लिए पद्मश्री से सम्मानित किए जाने पर अनंत शुभकामनाएं। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं मौसम की। मौसम की बात करें तो कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश में भारी वर्षा का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं विदर्भ, साथ ही साथ मराठवाड़ा, गुजरात, तमिलनाडु में तेज हवाओं के साथ साथ बिजली चमकने की भी आशंका है। साथ ही साथ बात की जाए अगर तेलंगाना की, कर्नाटका की, तो यहाँ पर भी बारिश का अंदेशा जताया जा रहा है। आइए अब रुक करते हैं उन तमाम राज्यों को और देखते हैं कि न्यूनतम और अधिकतम तापमान क्या है। और फिलहाल वक्त आ गया कि हम आपसे विदा लें, लेकिन जाने से पहले आज के योग सूत्र में
आप जानेंगे मंडूक आसन के बारे में। क्यों कृतिका? बिल्कुल, और ये जो मंडूक आसन है वो डायबिटीज की जो समस्या है उसे नियंत्रित करता है। आप देखिए ये आसन और सीखिए और अपनी डायबिटीज को भी कंट्रोल रखिए। और इसी के साथ मुझे और मेरी सहयोगी आंचल को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। वो देश जिसमें सूर्य सबसे पहले उगता है, वो देश जिसने पूरे विश्व को स्वास्थ्य दिया, वही देश डायबिटीज़ और हार्ट प्रॉब्लम्स का कैपिटल बन जाए, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। उसका कारण सीधा सीधा है कि आप नियमित रूप से योगाभ्यास नहीं कर रहे हैं। तो अगर आज तक नहीं किया तो आज से ही आरंभ करें। याद रहे कि योग हमें निरोग तो करता ही करता है, साथ में हमें आनंद देता है और हम जीवन को समग्रता में जीना आरंभ कर देते हैं। आपके चेहरे की तेजस्विता, आपकी वाणी का ओज, ये सब दिखाता है कि आप योगी हैं। अगर आप योगी हैं तो आप जीवन में विषमतम से विषमतम परिस्थिति में भी खुश रहना जानते हैं। और डायबिटीज़ की अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपको नियमित रूप से करना है मंडूक आसन का अभ्यास। मंडूक आसन डायबिटीज़ की प्रॉब्लम के लिए रामबाण का कार्य करता है। हमारे पैंक्रियाज को एफिशिएंट करता है। जैसे ही पैंक्रियाज एफिशिएंट होने लगते हैं, अच्छी तरह से काम करने लगते हैं, तो हमारे शरीर के भीतर से ही इंसुलिन जनरेट होने लगता है और हमें बाहर से इंसुलिन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कैसे करते हैं मंडूक आसन? मंडूक आसन के अभ्यास के लिए हम इस प्रकार से वज्रासन में बैठ जाते हैं। आप सभी जानते हैं अब कि वज्रासन हमें कैसे करना है। इस अवस्था में आ जाना, अपने दाएं हाथ से मुष्टिक यानी मुट्ठी बना लेना। 2 मुद्राएं इसमें हम लेते हैं। अपने बाएं हाथ से मुट्ठी बना लीजिए इस तरह से, अंगूठा अंदर और उंगलियां बाहर। और अपने दाएं हाथ से पताका मुद्रा ले लीजिए, यानी हाथ बिल्कुल सीधा। ये 2 मुद्रा हम मंडूक आसन में लेते हैं। इन 2 मुद्राओं को ले लें और अब ये जो मुट्ठी आपने बनाई है इसे अपनी नाभि पर टिका दीजिए। क्या करना है आपको? हाथ को लेकर के जाइए और इसे अपनी नाभि पर, यानी ये जो सर्कल बनाया इसे अपनी नाभि पर इस तरह से टिका देना। और जो आपका राइट हैंड है जिससे आपने पताका मुद्रा ली है, उसे इस मुष्टिक मुद्रा के ऊपर टिका देना इस प्रकार से। अब हम इस मुद्रा में आकर हल्का सा इसको अंदर प्रेस करते हैं और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकते हैं, लेकिन चेहरा और सीना सामने की तरफ रहेगा। यानी लोअर बैक और मिडिल बैक से तो झुके, पर चेहरा और सीना सामने। सांस भरते हुए वापस आ जाएं, हाथों को ढीला छोड़ दें। आरंभिक स्थिति में आप इसे सांस छोड़ते हुए करते हैं, लेकिन भारत योग में एडवांस स्टेजेस पर हम इसे सांस भर करके भी करते हैं। जब सांस भर कर करते हैं तो बल अधिक लगता है और हमारे पैंक्रियाज पर उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है। सिर्फ डायबिटीज़ को ही दूर नहीं करता है ये अभ्यास। अगर आपका चेहरा निस्तेज है, आपकी आंखों की रोशनी कम हो रही है, आपका पेट गड़बड़ रहता है या आपके बाल उम्र से पहले सफ़ेद हो रहे हैं या झड़ रहे हैं, तो भी ये अभ्यास बहुत लाभकारी है, क्योंकि ये ऊर्जा के प्रवाह को खोपड़ी की तरफ कर देता है। एक बार और इसको करेंगे। मुट्ठी बना ली, मुट्ठी को नाभि पर टिकाया, दूसरी हथेली इस पर टिका दी, सांस छोड़ते हुए आगे झुकना, चेहरा और सीना सामने ही रखना। आपको अपनी नाभि पर बीट सुनाई देगी, जैसे आपको हार्ट बीट सुनाई देती है, उस पर ध्यान टिका देना और फिर धीरे धीरे वापस आ जाना, शरीर को ढीला छोड़ देना। प्रयत्न शैथिल्यम, एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो अपनी डाइट में षड रस हमारी डाइट में होते हैं, उसमें से हम कड़वा और कसेले का सेवन नहीं करते, आप उसका सेवन कीजिए, जिसमें आप नीम का सेवन कर सकते हैं, नीम के पत्तों का सेवन कर सकते हैं, नीम की दातुन का सेवन कर सकते हैं, मेथी का सेवन कर सकते हैं, करेले का सेवन कर सकते हैं, आंवले का सेवन कर सकते हैं। ये नियमित रूप से आप अपनी डाइट में ज़रूर ऐड कीजिए। हमारा कार्यक्रम देखते रहें। योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने। नया सवेरा के प्रयोजन